आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग अपने साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंग वाले चैप्टर की अगली क्लास को करने वाला हूं। तो इस क्लास में हम लोग आपको बताऊंगा कि तरंग की आगे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग अपनी क्लास को करने वाला हूं ध्वनि और तरंग की अगली क्लास को, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। ये हमने शायद अगली क्लास में किए थे, पर इस क्लास में अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। फिर उसके आगे हम लोग तरंगों के ध्वनि के प्रकार यानी जो प्रकार नहीं वो किस पर निर्भर होता है, क्या कैसे होता है, इस क्लास में अभी देखेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करता हूँ बिना कोई देरी किए। यानी हमारी ये क्लास क्या है, साउंड वेव्स। तो हमने के साउंड की अब आपको अच्छी तरह से बताया हूँ पिछली वाली क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पिछली वाली क्लास जरूर देख लीजिए। फिर उसके बाद हमारा क्या है, वेव्स है यानी तरंग है। तो तरंग हमने शायद अगली क्लास में आपको तरंग के बारे में बताया था कि तरंग दो प्रकार की होती हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक यांत्रिक तरंग हमने बताया है, एक आपको बताया था विद्युत चुंबकीय तरंग। कितनी हमने दो तरंगों के बारे में बात की थी। तो कौन कौन सी थी? एक तो यांत्रिक तरंग, एक हमने ये बात की विद्युत चुंबकीय तरंग। हमने दो तरंगों के बारे में बात किया, या एक यांत्रिक तरंग, एक हमने बात की थी विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना होती हो, जिनको अगर ये गमन करना है यानी जाना है, उनको माध्यम की आवश्यकता ना हो, वो क्या हो जाती है, हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें हो जाती है। यांत्रिक तरंग क्या होता है? तो ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए, जिनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो हमारी यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यांत्रिक तरंग को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसके तो इतना होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका प्रकाश आ जाता है, एक्स वेव से आ जाती हैं, जिसे हम लोग एक्स ये तरंग कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका माइक्रोवेव्स यानी माइक्रो तरंग भी इसी में आ जाती हैं, आदि और ढेर आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारी क्या है, मेन इस चैप्टर में जो है वो हमारा यांत्रिक तरंग पर फोकस करना है, क्योंकि यांत्रिक तरंग के ही अंदर, यांत्रिक तरंग से ही हमारी ये आपको आवाज सुनाई देती है। जो आपकी साउंड है वो यांत्रिक तरंग पर ही निर्भर होता है। और यांत्रिक तरंग के कितने भाग होते हैं? तो यहाँ से जब हम लोग आगे चलेंगे तो हमको विद्युत चुंबकीय तरंग को सिर्फ मात्र इतना समझना है कि ये ये इसको चलने के लिए, इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पर यांत्रिक तरंग जो होता है उसे चलने के लिए, उसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। फिर उसके बाद इसके दो, यह कब आगे जाता है तो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक हमारा हो जाता है अनुदैर्ध्य तरंगे, जिसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे वो कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग शायद हमने इसकी बात की है क्या अगली क्लास में, आप लोग देख लेना, पर इस क्लास में अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। अनुदैर्ध्य तरंगे हो गई, एक हो जाता है, दूसरा इसका इसी का भाग हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग। एक हो जाता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या है? जो लंबवत यानी 90 अंश का कोण बनाकर बनाती हैं, उन्हें हम लोग अनुप्रस्थ तरंगी कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगी क्या है? ये धक्का मारते हुए चलती हैं।
जैसे आगे पीछे को आपस में धक्का मारते हुए ये गमन करता है, यानी हम लोगों तक आता है, हम लोगों की आवाज जो होती है वो आगे से ये पहले आगे धक्का मारते हुए जाता है। अगर कहोगे कैसे, तो ये देखो फोन है, फोन है और ये की फोन को छोड़ो, इससे समझो ये क्या है, मार्कर है, ये भी मार्कर है। तो हमारी जो अंधाधुंध तरंगे होती हैं ये एक दूसरे को धक्का मारते हुए जाते हैं। ये आएगा इसको धक्का मारेगा, जो इसके आगे वाला होगा, यानी मान लो कि ये आगे है तो ये जो ब्लू वाला है इसे धक्का मारेगा। यानी हमारे कहने का मात्र इतना मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे को धक्का मारती हुई चलती हैं। यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये आगे पीछे, पीछे वाला आगे को धक्का मारेगा, आगे वाला उसके आगे को मारेगा, इसी तरह ये चलती है। और हाँ, ये ऊपर से नीचे की ओर ये चलती हैं या नीचे से ऊपर की ओर भी जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज और लिख लेते हैं, ऊपर से नीचे। बस इसके बारे में इतना जान लीजिए कि ये धक्का मारते हुए चलती हैं। जैसे ये ऊपर से आ रही है तो पहले रेड पर मारेगा, रेड वाला ब्लैक पर मारेगा धक्का, इस तरह ये चलती है। जितना आपको पता लगा अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। अनुदैर्ध्य तरंग ही हमारी ये किस में आती है, साउंड में आता है। जो हम लोग बोलते हैं, आवाज ध्वनि उत्पन्न होता है कंपन के द्वारा, उस ध्वनि को आप तक पहुंचने में पता नहीं कितनी ये तरंगों के बीच से उसको गुजरना पड़ता है। पर ये सब छोड़ो, अगर मान लो ये यहाँ पर राम बैठे हैं, श्याम बैठे हैं, जो बैठा है हम बोले उन तक आवाज जाने के लिए क्या होगा, उन तक आवाज जाने के लिए आपको का अनुदैर्ध्य तरंग के ही द्वारा वहां तक आवाज जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग में होता क्या है, कैसे आवाज उनके कानों तक जाएगा कि हाँ मैंने उन्हीं का नाम लिया था, इसको आप समझो। तो यहाँ पर हो जाएगा, नहीं इरेज तो करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं इरेज से। आप लोग नोट्स बनाकर लिखते चलना, बहुत ही अच्छी तरह से क्लास होगी, एक एक क्लास में आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि ये अगर आप लोग बीच से ही क्लास देखोगे तो भी आपको ये समझ में आएगा, पर आप लोग सीक्वेंस देखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो अब हम लोग किस पर बात करेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, इसे याद कैसे करोगे, तो इसे मात्र इतना याद कर लो कि ये आपस में धक्का मारते हुए चलती हैं, आगे से पीछे, फिर पीछे आगे वाला, फिर ये उसके अपने आगे वाले को मारेगा, इस तरह मारते हैं। ध्वनि चाहे जिस माध्यम में ये गमन करे, ध्वनि यहाँ पर एक लाइन नोट बनाकर लिख लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे, ध्वनि किसी माध्यम में गमन करती है, गमन माध्यम से माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गमन करती हैं, रूप में गमन करती है। जो ध्वनि होता है और किसी भी माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, उसमें अगर गमन करेगी तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ही गमन करती हैं। कैसे गमन करती हैं ये आप समझिए। ये मान लीजिए कोई बोल रहा है, कंपन कर रहा है, नहीं सीधी लाइन करो इसे, इस तरह जब कंपन होता है तो उसमें ये कंपन को दिखाने के लिए इस तरह का बनाते हैं। अगर कंपन दिखाना है तो उसमें इस तरह को बनाओ, तभी वो लगेगा कि हाँ कंपन करेगा। यहाँ आया, ये आपका कान हो गया, ये क्या हो गया, कान हो गया।
ई। फिर उसके आगे आप समझिए क्या होता है इसमें। इसमें एक कंप्रेशन, दो का, हाँ एक कंप्रेशन, फिर एक रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, इस तरह होता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये होता है पहले संपीड़न होगा, फिर उसके बाद विरलन होगा, फिर संपीड़न होगा। कहोगे ये क्या है, तो ये समझो यहाँ पर क्या होता है। ये इस तरह छोटे छोटे भागों में विभक्त होते हैं, बटे हुए होते हैं, जिसमें पहले एकदम इसके पास पास जो कण होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, फिर उसके बाद फिर एक होता है फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ऐसे होता है। इसमें समझिए, इसमें आपको समझना क्या है ये पहले जान लीजिए। क्या होता है, हमारा जो ध्वनि होता है पहले निकलते ही वो इतने में रहता है, फिर उसको चलने के लिए इन लोग के कानों तक पहुंचने के लिए क्या होता है, पहले वो कंप्रेशन में ये होता है जिससे तेज में गया, फिर उसके बाद उसका विरलन हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसका कंप्रेशन हो जाता है। यानी ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र, फिर उसके बाद कम घनत्व वाला क्षेत्र, फिर ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र, इस तरह वो ये आवाज उनके कानों तक पहुंचता है। कंप्रेशन, एक कंप्रेशन होता है पहले, कंप्रेशन को कहते क्या है, संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड़न। कहोगे संपीड़न क्या है, तो संपीड़न उसको कहते हैं जो बहुत ही, जिसका घनत्व बहुत अधिक होता है। यानी संपीड़न उसे कहते हैं ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र को, जिस क्षेत्र का घनत्व बहुत अधिक होता है उसी को संपीड़न कहते हैं। संपीड़न के बाद होता है एक रेयर फ्रैक्शन। कहोगे रेयर फ्रैक्शन क्या है, पहले यहां पर देख लीजिए, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन को कहते हैं विरलन। क्या बोलते हैं, विरलन। विरलन का मतलब क्या होता है ये भी बताओ। विरलन का मतलब ये होता है, जैसे संपीड़न का मतलब ये है कि कोई क्षेत्र है उसका घनत्व तो बहुत अधिक है, वहां पर क्या हो जाता है, कंप्रेशन। वह क्षेत्र जिसका घनत्व कम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विरलन, विरलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विरलन कहते हैं। विरलन और आपको कंप्रेशन अच्छी तरीके से जो दिख रहा होगा, थोड़ा एक मिनट बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, तो ये हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार क्या आपकी आवाज जो आप बोलते हैं वो पहले कंप्रेशन से गुजरती है, फिर उसके बाद विरलन में जाती है, प्रवेश करती है, फिर वो कंप्रेशन में जाती है। पहले सी होगा, फिर आर होगा, फिर सी होगा, पहले सी होगा, फिर आर होगा, फिर सी होगा, पहले सी होगा, फिर आर, फिर सी होगा। यहाँ पर अनुप्रस्थ वाला जो हमने बताया था उसका मतलब था कि लंबवत यानी 90 अंश का कोण बनाती थी। तो उसका मतलब मान लीजिए इतना मान, ऐसे ऐसे आवाज आपकी जा रही है, तो ये जो कोण बनेगा ये हमेशा 90 अंश का बनाता है, उसी का अनुप्रस्थ वाला। ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़ो, ये जल्दी आपको पेपर में नहीं आता। आखिरी पेपर में यहाँ से आता है कि पहले, सबसे पहले जो आप आवाज जो बोलते हैं, जो ध्वनि होती है वो
कैसे गुजरती है, कौन से क्षेत्र से गुजरती है। तो आपको सिर्फ इतना मात्र जान लीजिए कि जब हमारी आवाज सबसे पहले संपीड़न से गुजरती है, यानी हमारी सबसे पहले आवाज बहुत अधिक ज्यादा घनत्व वाले क्षेत्र से गुजरती है। तो यहाँ तक आपको पता लगा कि संपीड़न क्या है और विरलन क्या है। संपीड़न का मतलब यह है, मात्र इतना है संपीड़न की परिभाषा लिखाइए ना, संपीड़न 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 की परिभाषा क्या होगी। तो संपीड़न की परिभाषा यह होगी, ऐसा क्षेत्र जिसका घनत्व ज्यादा हो संपीड़न कहते हैं। संपीड़न कहते हैं। विरलन क्या है, विरलन क्या है, विरलन किसे कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जिसका घनत्व कम हो विरलन कहा जाता कहते हैं, विरलन कहते। संपीड़न क्या है, विरलन क्या है, ये आप लोग जान लिए कि ऐसा क्षेत्र जिसका घनत्व ज्यादा हो कंप्रेशन कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जिसका घनत्व कम हो रियरप्रेशन कहते हैं। पहले एक बार आपकी आवाज कंप्रेशन से गुजरती है, फिर उसके बाद रियरप्रेशन में जाती है, फिर उसके बाद कंप्रेशन में जाकर फिर आपके कान तक पहुंचती है। इतना हो गया। अब इसके आगे आता है विशेषता। किसकी विशेषता। तो विशेषता में ये आता है आपके ध्वनि की विशेषता क्या होती है। ध्वनि की विशेषताएं के ऊपर अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्वनि की विशेषता क्या होती है, इस पर आप लोग अब देखिए। इसे इरेज करता हूं फिर बताऊंगा। तो इसे आप अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, तभी ये फायदा होगा, क्योंकि जब तक नोट्स में नहीं लिखे रहोगे तो दोबारा के लिए आपको बड़ी दिक्कत होगी, नहीं तो वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा। तो चलो अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की विशेषता। ध्वनि की ये अगर बात करूं मैं, तो ध्वनि की 5 विशेषताएं होती हैं। ध्वनि की कितनी विशेषताएं होती हैं, यहाँ पर देखिए। ध्वनि की विशेषता ध्वनि की विशेषता ध्वनि की कितनी विशेषताएं होती हैं। ध्वनि की नहीं यार, ध्वनि तरंग लिखना चाहिए ना। ध्वनि ध्वनि तरंग की विशेषता, यानी हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश में अगर इसे बोला जाए तो
स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। कितना हो गया? अब इसकी विशेषता क्या हो चुकी है ये बात। अगर किसी चीज की विशेषता पर हम लोग बात करें तो किसी चीज के गुणों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषता में उसके बताते हैं कि वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा है। इन सब पर अगर उसकी विशेषता की बात की जाए तो उसका गुण क्या है, इन सब पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। साउंड वेव्स यानी साउंड और वेव्स की जो है ध्वनि तरंग की निम्नलिखित 5 प्रकार की विशेषता होती है। विशेषता होती है ध्वनि तरंग की निम्नलिखित 5 प्रकार की विशेषता होती है। कौन कौन सी होती है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये क्या हुई? पांचवा। पहला हो जाता है आपका नहीं, पहला नहीं यार, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। क्या हो जाता है? वेवलेंथ। ये क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आपका, ये हो जाता है आयाम। आयाम को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका यह आयाम कहा जाता है। एम्पलीट्यूड सही तो है ना? हाँ सही है। एम्पलीट्यूड आयाम होता है। उसके बाद आपका आ जाता है टाइम पीरियड। क्या हो जाता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आवर्तकाल। इसे कहते हैं आवर्तकाल। अभी इन सबको बताऊंगा कि आवर्तकाल क्या होता है, आयाम क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। चौथा आपका आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसे क्या कहते हैं? इसे आवृत्ति का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे पांचवा और लास्ट वाला हो जाता है क्या? रुक जाओ यार। चलो कोई बात नहीं। स्पीड ऑफ साउंड ध्वनि तरंग की चाल। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स ध्वनि तरंग की चाल। देखिए पहला क्या होता है? ध्वनि तरंग की विशेषता में हम लोग ध्वनि की तरंग को 5 प्रकार से देखते हैं। उनकी 5 विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। इसी को इतना ही इम्पोर्टेंट है। पहला हो जाता है वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य। फिर एम्पलीट्यूड हो जाता है जिसे हम लोग आयाम कहते हैं।
टाइम पीरियड हो जाता है जिसे आवर्तकाल कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हो जाता है जिसे आवृत्ति हम लोग कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंग की चाल हो जाती है। इन पांचों को अब हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे कि क्या कैसे होता है। तो इसके लिए लाइन ड्रा करो, फिर उसके बाद हम लोग पहला ही बनाता हूँ हेडिंग, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग अच्छी तरीके से अगर देखें, जाने समझें, तो वेवलेंथ तो उसे हम लोग कहेंगे जो हमारा कंप्रेशन हो रहा था, रियल फ्रैक्शन हो रहा था, फिर कंप्रेशन हो रहा था, कंप्रेशन और कंप्रेशन के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? तरंग दैर्घ्य कहेंगे। फिर से समझिए, अभी हमने लाइट आ रही है, जा रही है, क्या है? हमने अभी यही वाला फिगर देखे थे, इस तरह था। पहले क्या था? कंप्रेशन था, फिर उसके बाद रियल फ्रैक्शन था, फिर क्या था? कंप्रेशन था। एक बार कंप्रेशन बन रहा था, एक बार क्या बन रहा था? रियल फ्रैक्शन बन रहा था, फिर हमारी आवाज, हमारे कानों तक आवाज जा रही थी। तो मान लीजिए कि एक बार और रियल फ्रैक्शन भी बना दो, फिर इसे कानों तक जा रहा है। इसी को फिगर को हम लोग इस तरह भी आपको कहीं कहीं बताया जाएगा, तो ये मत समझना कि ये सर ने तो दूसरा बताया। तो इसी फिगर को इस तरह भी बनाते हैं। जब ऊपर उठता है इसे हम लोग कंप्रेशन यानी संपीड़न कहते हैं। संपीड़न। जो ये निचला हुआ भाग है इसे विरलन कहते हैं। जब ऊपर उठता है तो संपीड़न होता है, जब नीचे होता है तो उसे हम लोग विरलन यानी रियल फ्रैक्शन कहते हैं। जो ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन रियल फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियल फ्रैक्शन। कंप्रेशन से कंप्रेशन के बीच की दूरी को हम लोग लैम्डा लेते हैं। रियल फ्रैक्शन के रियल फ्रैक्शन की दूरी को बीच का हम लोग भी लैम्डा ही लेते हैं। पर इसको इस तरह समझिए, कंप्रेशन से कंप्रेशन की दूरी की हम लोग लैम्डा ही लेते हैं, यानी तरंग दैर्घ्य ही आता है। रियल फ्रैक्शन से रियल फ्रैक्शन के बीच की दूरी को हम लोग लैम्डा से ही लेते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ये लैम्डा है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच भी लैम्डा ही होता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच भी लैम्डा ही होता है। तो यानी हमारे कहने का मतलब इतना है, यह लगातार आने वाले कंप्रेशन यानी दो संपीड़न तथा दो विरलन के बीच की दूरी होती है। ये जो हमारी तरंग दैर्घ्य होता है, इसको हम अच्छी तरीके से अगर देखें तो ये लगातार, इसकी परिभाषा यही होगी, ये लगातार दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की दूरी होती है। ये लगातार दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की दूरी होती है। हमारे कहने का मतलब एक बार फिर समझ लीजिए, ये जो सी है, इस सी इन दोनों के बीच की दूरी भी लोगे तो यही है, एक वेवलेंथ ही आएगा। और हाँ, ये रियल फ्रैक्शन और रियल फ्रैक्शन के बीच की दूरी जब लोगे तो भी यही आएगा, यानी तरंग दैर्घ्य ही आएगा। तो इतना आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए या होगा। फिर एक बार देख लीजिए, जो हमारी ध्वनि तरंग की विशेषता होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहला हम लोग वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, एम्पलीट्यूड यानी आयाम, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल,
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हो जाती है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंग की चाल हो जाती है। इनको हमने अभी आपको बताया, ये दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की दूरी होते हैं, यानी इस सी और इस सी के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कह देंगे, या आर और आर के बीच की दूरी को भी हम लोग तरंग दैर्ध्य कह देंगे। इसको हमने अभी देखा। आयाम और आवर्तकाल और आवृत्ति हम लोग अब अगली क्लास में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो ये ध्वनि तरंग की चाल है, इसको और अच्छी तरह से आपको बताना है, क्योंकि इसमें यही से ही आपका सूत्र आएगा, यही से सब कुछ आना स्टार्ट होगा। सूत्र तो आपका आवर्तकाल से ही हो जाएगा, पर यहाँ का सूत्र जो होगा वो मेन होगा, और यहाँ का सूत्र अच्छी तरीके से आता है। तो चलो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।